नमस्कार, राज्यसभा टीवी पर आपका स्वागत है। हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। नहीं होगी अब सोशल मीडिया पर पहरेदारी, भारी विरोध के बाद एन्क्रिप्शन ड्राफ्ट वापस। सरकार ने 16 अक्टूबर तक मांगे जनता से सुझाव। आरक्षण मुद्दे पर गरमाई सियासत, बीएसपी ने दी देश भर में आंदोलन की चेतावनी। बीजेपी का बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप। भारत और अमेरिका के बीच पहली रणनीतिक और वाणिज्यिक वार्ता, निवेश बढ़ाने के उपायों पर चर्चा। अमेरिका के दौरे पर कल रवाना होंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली एनसीआर में डेंगू का कहर जारी, दिल्ली में 2 और मौतें, आंकड़ा 25 के पार। पंजाब और हरियाणा में अब तक 5 की गई जान। और शेयर बाजार में भारी गिरावट, 541 अंक गिरकर 26,000 के नीचे पहुंचा सेंसेक्स। विकास दर कम रहने की आशंका से निवेशकों में बेचैनी। और अब पहली खबर। केंद्र सरकार ने नेशनल एन्क्रिप्शन पॉलिसी पर अब अपने रुख में बदलाव कर लिया है। सरकार ने आज साफ किया कि व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया मैसेजिंग सर्विसेज को 90 दिनों तक सुरक्षित रखने के प्रावधान को वापस ले लिया जाएगा। सरकार ने एन्क्रिप्शन नीति पर जनता से 16 अक्टूबर तक सुझाव भी मांगे हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक चैटिंग या गूगल हैंगआउट जैसी सोशल मैसेजिंग सेवाओं पर सरकारी नियमन की बात सामने आने के बाद आखिरकार सरकार को सफाई देने के लिए उतरना पड़ा। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को बताया कि ड्राफ्ट को वापस लिया जाएगा। I have personally seen that some of the expressions used in the draft are giving rise to uncalled for misgivings. Therefore, I have directed the deity to withdraw that draft, rework it properly, and thereafter sooner put in public domain. डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पर पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी होने के बाद से ही सोशल मीडिया से लेकर कई मंचों पर इसकी आलोचना शुरू हो गई थी। इसके तहत व्हाट्सएप, फेसबुक जैसी कई अन्य सोशल मीडिया मैसेजिंग सर्विसेज पर मैसेज को 90 दिनों तक सुरक्षित रखने का प्रावधान था। जानकार भी इसे निजता का उल्लंघन करार दे रहे हैं। एनक्रिप्शन पॉलिसी का मतलब ये है कि आपका जो एनक्रिप्टेड डेटा है, गवर्नमेंट जो कहना चाह रही है, अभी जो सोशल मीडिया इन सब में जो रूल्स लगाया था कि इसको हमें एनक्रिप्शन में नहीं, इसको प्लेन टेक्स्ट में अवेलेबल होनी चाहिए, जो एक प्राइवेसी का भी उल्लंघन है, उसके साथ साथ सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं। When the government wants encrypted data from private parties, it must remain within the दायरा set out by the constitution. आप उसके बाहर जा नहीं सकते हैं। सरकार ने बताया कि ड्राफ्ट में बदलाव के लिए 16 अक्टूबर तक जनता से राय मांगी गई है और सुधार के बाद इसे फिर से रिलीज किया जाएगा। गौरतलब है कि देश में बड़ी संख्या में लोग सोशल मीडिया मैसेजिंग सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। पिछले साल तक के आंकड़े के मुताबिक करीब 7 करोड़ से ज्यादा लोग व्हाट्सएप रहे हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और मुद्दा गंभीर है, महत्वपूर्ण है, आम जनता से जुड़ा हुआ है। फिलहाल विराग गुप्ता जो साइबर मामलों के जानकार माने जाते हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विराग गुप्ता जी, स्वागत है आपका। सबसे पहली बात बुनियाद से शुरू करते हैं, शुरू करते हैं कि आखिर सरकार को जरूरत क्या आन पड़ी इस बात को लेकर आगे बढ़ने की? आईटी एक्ट में सेक्शन 84A है, जिसमें सरकार के पास और कानूनी पावर है कि वो इंक्रिप्शन पॉलिसी को बना सकती है। देश में जितने कम्युनिकेशन नेटवर्क चल रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को समय समय पर इनको ट्रैप करने की ज़रूरत पड़ती है, पर अधिकतर कंपनीज़ के जो सर्वर्स हैं, हेड ऑफिस हैं, वो देश के बाहर हैं। प्लस उनका जो डेटा होता है, उस डेटा को वो ट्रैप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज होती है, जिसको इंक्रिप्शन बोलते हैं, वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ उसको नहीं कन्वर्ट कर सकती जब तक कि उसका एग्रीमेंट नहीं हो। इस पॉलिसी के लिए, जिसमें उन्होंने 84A के तहत एक कमेटी बनाई और उसमें उन्होंने एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई, जिसमें 3 चीज़ें थीं। पहली चीज़ ये थी कि एक प्राइवेसी का उल्लंघन जो था, वो एक कानून के तहत ही ऐसे डेटा को वो ट्रैप कर सकते हैं। दूसरा उसमें था कि वो जो टेक्नोलॉजिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं, बड़े सब स्टैंडर्ड्स थे। तीसरा जो सबसे आपत्तिजनक था, जो जनता के बीच मैसेज गया, कि यूज़र को 3 महीने तक डेटा को सेफ रखना पड़ेगा, अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज मांगे तो देंगे।
लेकिन मैं पढ़ी थी कि सरकार ने ये कहा है कि यूजर को नहीं, हम तो कंपनी की बात कर रहे हैं। नहीं, जो पॉलिसी में लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है यूजर ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिक एजेंसी। एजेंसीज। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जिस कंपनी में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, और एजेंसी मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर सर्विस ले रहे हैं आप। सर्विस प्रोवाइडर डेटा रखे, ये रखते भी हैं, क्योंकि अभी जो ये व्हाट्सएप वगैरह सारी कंपनीज हैं ये अपने डेटा को सेव रखती हैं, और ये डेटा अमेरिका में रहता है और अमेरिका में इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ शेयर करती तो हैं। यानी अगर आप मैनुअली डिलीट भी कर रहे हैं अपनी कॉन्वर्सेशन, तब भी वो कंपनी के पास सुरक्षित रहेगी? कंपनी के पास रहता है, और ये भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है कि वो डेटा वो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ ऑपरेशन प्रिज्म में शेयर किया गया। और पुरानी सरकार के खिलाफ जब इसमें कंप्लेंट की गई कि इन 9 कंपनीज के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, और आज तक इस बारे में नहीं की गई, और आज भी वो डेटा शेयर कर रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं कि वो जैसे 2012 में ब्लैकबेरी को हम भारत में लाए, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि क्या आप कानून के तहत आप उस डेटा को हासिल कर रहे हैं, या लोगों के डाटा पे सेंध लगाना चाह रहे हैं उन कंपनियों के माध्यम से। कई मुद्दे हैं इसमें। हालांकि ऑपोजिशन जो है, विपक्ष ये कह रहा है कि आप लोगों के बेडरूम में घुसकर ये जानना चाहते हैं कि हस्बैंड वाइफ क्या बातें कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें भी कह रहे हैं लोग। आम आदमी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग भी काफ़ी हद तक इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर इस बात से आंखें नहीं मूंदी जा सकती कि साइबर क्राइम जिस हद तक बढ़ रहा है, खासकर साइबर आतंकवाद जिस हद तक बढ़ रहा है। अभी कल ही खबर आई है कि एक युवा लड़की, 20-22 साल की लड़की जो है वो आईएसआईएस ज्वाइन करना चाहती थी। तो क्या ऐसे में जो राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी है, क्या वो चुनी सरकार पे नहीं है? आतंकवाद या अपराध, सोशल मीडिया हो या कोई भी मीडिया हो, वो किसी न किसी माध्यम से आगे बढ़ेगा, उस माध्यम को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। प्रश्न यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न महत्वपूर्ण है कि सोशल मीडिया में जो लोग सक्रिय हैं उनकी गुमनाम आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, वो लोग सामने होना चाहिए, जिससे कि आप समय आने पर अपराधियों को पकड़ सकें। जो लोग बच्चों का शोषण करते हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, वो खुल के आने चाहिए। या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जो लोग ट्रोल्स कहलाते हैं। हाँ, तो पहला ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि इन कंपनीज के जो अकाउंटेबिलिटी है, जो उनके सर्वर्स हैं, जो इनका रजिस्ट्रेशन है, वो भारत में ज़रूरी होना चाहिए, जिससे इंटेलिजेंस एजेंसीज या पुलिस समय पड़ने पर इनसे जानकारी ले सके। तीसरा ये है कि इन कंपनीज के जो देश के कानूनों के प्रति और देश के टैक्स कानूनों के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है वो पूरी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस डिबेट में एक बड़े ही गंदे तरीके से ड्राफ्ट किए हुए इस कानून से वो जो महत्वपूर्ण मुद्दे पर डिबेट हो पीछे चली गई है। तो अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सरकार ये कह रही है कि अभी हमने वापस ले लिया, फिर हम नए तरीके से और बातचीत करके, ये भी कहा गया कि जो कुछ एनलाइटेंड लोग थे उनकी बातें सुनने में आई और इस वजह से ये रियलाइज़ हुआ सरकार को कि अभी और काम करने की ज़रूरत है। तो लेकिन 16 अक्टूबर की तो पहले ही डेट थी, तो इसको वापस लेने का अभी क्या मायने? मैं समझ रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सरकार के अगेंस्ट में एक जनता का नो कॉन्फिडेंस है कि अगर आप एक ड्राफ्ट लाते हैं और ड्राफ्ट को आपने, अगर आपको उसको वापस लेने की क्या आवश्यकता थी? ड्राफ्ट में जितने सजेशन आ रहे थे आने देते, 16 अक्टूबर के बाद उनको आप सजेशन को लेकर के करते। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जिस मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो खुद सीनियर एडवोकेट हैं, और उसमें कैसे एक ऐसा प्रश्न आया कि आप जनता से इंसिस्ट करें कि 3 महीने तक आप डेटा को सेव रखेंगे। देश में, विदेश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें आप उपभोक्ता से बोलें कि 3 महीने तक आप डेटा को सेव रखेंगे। लेकिन विराग गुप्ता जी, क्या भारत में कोई पॉलिसी भी है इंक्रिप्शन को लेकर? दुनिया भर में इस पर विवाद है, हम जानते हैं, दुनिया भर में इस पर बहस है। भारत की अपनी क्या पॉलिसी है? ये बहुत आपने महत्वपूर्ण ये प्रश्न किया है कि हमारा टेक्नोलॉजिकल विस्तार हो रहा है, पर टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो हमारे रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉज हैं, इस पॉलिसी में जो अभी इंक्रिप्शन पॉलिसी प्रपोज की गई थी, इसमें डिजिटल सिग्नेचर के वाइड यूजेस की बात की गई है, पर आज भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को हमने अभी तक नोटिफाई नहीं किया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, पर उसके बारे में जो कायदे कानून और उसके जो रेगुलेशंस होते हैं, जिससे कि इसका सही तरीके से नियमन का मतलब नियंत्रण नहीं होता है, नियमन का मतलब निजता का उल्लंघन है, नियमन का मतलब स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होता है। अगर नियमन होगा तो उल्लंघन नहीं होगा, नियमन जब नहीं होता तब उल्लंघन होता है। नहीं, अभी हमें बहुत विरोध हो रहा है कि भारतीय सरकार, जिनके हम नागरिक हैं, यानी देश के नागरिक हैं, और भारत की सरकार जो है देखना चाहती है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन इस पर क्या काबू है कि अमेरिकी सरकार जो है वो तमाम आपका डेटा देख सकती है, आपकी निजी बातचीत पढ़ सकती है? बहुत देखिए, पूरा हिंदुस्तान का पूरा डेटा अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास है, वो पूरा उसको ट्रैक रखते हैं, और अन्य देशों का भी, क्योंकि सर्वर्स जो है अमेरिका में ही है। और वहाँ की अदालतों ने इस बात की अनुमति दे रखी है, और भारत सरकार इस बात की जानकारी रखते हुए भी न इन कंपनीज के खिलाफ कुछ कर पा रही है और न ही अमेरिकी सरकार से इसका विरोध दर्ज करा पा रही है। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये राष्ट्रीय संप्रभुता के साथ हम एक समझौता कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विराग गुप्ता जी चर्चा में भाग लेने के लिए। तो फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर, एक छोटा सा ब्रेक।
संयुक्त राष्ट्र महासभा का 70वां सम्मेलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शिरकत। सुरक्षा परिषद के विस्तार की है चुनौती। ग्रुप 4 देशों के नेताओं के साथ होगी बैठक। देखिए देश देशांतर, संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री, रात 8:30 बजे। आरक्षण पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का विरोध लगातार दूसरे दिन जारी रहा। बीएसपी ने आरक्षण खत्म होने पर देश भर में आंदोलन की चेतावनी दी है। जेडीयू ने बीजेपी पर आरएसएस के एजेंडे को लागू करने का आरोप लगाया है। सरकार ने कहा है कि मौजूदा आरक्षण नीति पर विचार नहीं होगा। लंबे समय के बाद मीडिया से मुखातिब हुई बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि संघ प्रमुख के बयान से दलितों और पिछड़ों में नाराजगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2003 में भी एनडीए सरकार ने यही कोशिश की थी, लेकिन भारी विरोध के बाद उसे अपने कदम वापस खींचने पड़े थे। यदि आरएसएस की इस घोर जातिवादी मांग पर श्री मोदी की सरकार ने कोई भी इनके पक्ष में कदम उठाया तो फिर हमारी पार्टी उसी प्रकार से पूरे देश भर में अपनी पूरी दमदारी से आवाज उठाएगी। बिहार चुनाव में भी आरक्षण बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मोहन भागवत के बयान से बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है। वहीं बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने संघ प्रमुख के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात कही। असली बात जो बीजेपी का विचार है वह प्रकट हो गया आरएसएस प्रमुख के बयान के बाद, लेकिन ऐसा करके जरा वो दिखाएं। यह काम वो कर नहीं सकते हैं। जो अधिकार लोगों को मिला है उस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। उन्होंने ये कहा है कि नए वर्गों को भी आरक्षण में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जो तबके आरक्षण से वंचित हैं उन तबकों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। बयान पर सियासी तूफान के बाद सरकार को लगातार दूसरे दिन सफाई देनी पड़ी। एनडीए कमिटेड है, पूरी तरीके से हमारी सरकार कमिटेड है आरक्षण के लिए, और आरक्षण जो है संवैधानिक अधिकार है, इसको कोई भी सरकार खत्म नहीं कर सकती है। मोहन भागवत के बयान पर आरएसएस भी सफाई दे चुका है। आरएसएस के मुताबिक कमजोर वर्गों तक लाभ पहुंचाने के मकसद से मोहन भागवत ने ये बात कही थी। विपिन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने केंद्र सरकार पर सीबीआई का दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने एनआरएचएम घोटाला मामले में सफाई दी। उन्होंने दावा किया कि इस मामले से उनका कोई संबंध नहीं था। इधर केंद्र सरकार ने मायावती के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी अध्यक्ष मायावती मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर जमकर बरसी। उन्होंने केंद्र सरकार पर सीबीआई का दुरुपयोग करने और बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। एनआरएचएम मामले में सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि इस घोटाले से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब बीजेपी फिर से अपने उसी पुराने ढर्रे पर उतरकर सीबीआई का दुरुपयोग करके एनआरएचएम के मामले में 4 साल बाद सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए मुझसे पूछताछ कराना चाहती है, जबकि सीबीआई व बीजेपी को भली भांति ये बात मालूम है कि एनआरएचएम से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। हालांकि केंद्र की तरफ से जल्द ही मायावती के आरोप पर जवाब आ गया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सीबीआई तथ्यों के आधार पर काम करती है, न कि किसी दबाव में। इस पर मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करनी है। सीबीआई अपना काम साक्ष्यों के आलोक में करती है और इसके बारे में कोई और निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता नहीं है। उधर सीबीआई ने भी इस मामले पर सफाई दी है। एजेंसी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में 2007 से 2012 के बीच एनआरएचएम की योजना में भारी हेराफेरी की गई। कोई भी हम सवाल हमारे से पूछा जाता है, उसके जवाब का एक माकूल टाइम होता है। केंद्र सरकार ने 2005 से 2006 के दौरान उत्तर प्रदेश को एनआरएचएम के क्रियान्वयन के लिए 11,080 करोड़ रुपए दिए। हालांकि इस मामले में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता जॉय बनर्जी के विवादित बयान पर पार्टी से जवाब मांगा है। अभिनेता से नेता बने जॉय बनर्जी ने एक रैली में कहा था कि चुनाव आयोग का नियंत्रण उनकी पार्टी के हाथों में है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को 25 सितंबर तक जवाब देना है। हरियाणा में पंचायत चुनाव टल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से नियमों में किए बदलाव पर ऐतराज जताया है और चुनाव टालने के आदेश दे दिए हैं। लेकिन हरियाणा सरकार उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम
शैक्षिक योग्यता के प्रावधान पर कायम है। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा में 4 अक्टूबर को होने वाले पंचायत चुनाव टल गए हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि शैक्षणिक योग्यता की शर्त सिर्फ पंचायत चुनाव के लिए ही क्यों है, जबकि सांसदों और विधायकों के लिए ये नियम लागू नहीं होते। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर जो है वो तारीख दी है, उस पे हियरिंग होगी और इसके बीच में जो भी चुनाव प्रक्रिया चली थी वो सारी जो है वो वाइंड अप हो जाएगी और दोबारा से नया नोटिफिकेशन आएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 7 अक्टूबर तक फैसला टाल दिया है और अब निर्वाचन आयोग नए सिरे से चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। लेकिन इस मामले में हरियाणा सरकार अपने रुख पर कायम है। हरियाणा सरकार ने कहा कि शैक्षणिक योग्यता की शर्त को वो नहीं हटाएगी। राज्य सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन जानकारों से लेकर विपक्षी दल राज्य सरकार के फैसले की आलोचना कर रहे हैं। ये डेमोक्रेटिक सेटअप जितना भी है उसके सबके खिलाफ है। ये आर्बिट्रेरी है, इलीगल है, डिस्क्रिमिनेटरी है और वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 21 सारे हैं। इसके पीछे मंशा एक ही है सरकार की कि चुनाव को टाला जाए। चुनाव का सामना करने से सरकार हिचक रही थी। दरअसल हरियाणा सरकार ने 21 साल बाद हरियाणा पंचायती राज एक्ट में पहली बार बदलाव किया है और 4 शर्तें लागू की हैं। इसके तहत पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं और दलित और महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी बताया गया है। बिजली का बिल बकाया नहीं होने और घर में टॉयलेट होने जैसी शर्तें भी लागू की गई हैं। हरियाणा में 3 चरणों के तहत 4, 8 और 11 अक्टूबर को चुनाव होने थे और नामांकन भी शुरू हो गया था। रविंद्र सिंह शरण, राज्यसभा टीवी। भारत और अमेरिका के बीच पहली रणनीतिक और वाणिज्यिक वार्ता आज से शुरू हो गई। दोनों देश आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा कर रहे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अमेरिकी निवेशकों से भारत में निवेश करने की अपील की है। भारत और अमेरिका के बीच मंगलवार को पहली रणनीतिक और वाणिज्यिक वार्ता शुरू हुई। इसमें अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी और भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हिस्सा लिया। सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत में कई संभावनाएं हैं और निवेशकों को इसका लाभ उठाना चाहिए। We have also sought to view the economic space of bilateral engagement as a crucial component of our strategic relationship. We firmly believe that an economically prosperous and successful India offers a long-term opportunity to the US industry and capital to deepen its mutually beneficial partnership with India through investment in technology and manufacturing. विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा कि दोनों देश रक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत कर रहे हैं। Today we have an agenda that is very long, not quite as long as the Ganges River, but a long agenda. It includes building on the progress that we have already made in the field of sustainable energy, the environment, curbing greenhouse gas emissions. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे के वक्त दोनों देशों ने ये वार्ता शुरू करने का फैसला किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा में दोनों देश रक्षा क्षेत्र में कई समझौते कर सकते हैं। आज कैबिनेट ने अमेरिका से 37 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स खरीदने को मंजूरी दी। ये $2.5 अरब का सौदा है। इसके साथ ही अमेरिका से करीब $10 अरब के रक्षा उपकरणों की खरीद का रास्ता साफ हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार सुबह दिल्ली से आयरलैंड होते हुए न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे। वो 28 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री अमेरिकी उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे। I think the U.S. is expecting India to play a stronger role, especially in the Asia-Pacific region. My feeling is that the expectation is that India will continue to engage more strongly with the Asia-Pacific region and play a stronger role in the region as a partner of the United States. प्रधानमंत्री 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को सतत विकास पर संबोधित करेंगे। इसकी थीम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास को बढ़ावा देना है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 और 27 सितंबर को अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में होंगे, जहां वो अमेरिकी कंपनियों के प्रमुखों से मिलेंगे और भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। Indians are such an important part of our American culture right now. We have a lot of Indians coming over to work, to share their ideas, their technology, their innovation, and so they're adding to the fabric of our country. प्रधानमंत्री 28 सितंबर को शांति सेना के भविष्य पर होने वाले शिखर सम्मेलन में भी बोलेंगे। शांति सेना में योगदान देने वाला भारत बड़ा देश है। एक सप्ताह की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री 29 सितंबर को स्वदेश लौट आएंगे।
वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 1 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में औपचारिक भाषण देंगी। संयुक्त राष्ट्र में इस साल सुरक्षा परिषद में सुधारों को लेकर गंभीर चर्चा होने की उम्मीद है और इसके लिए भारत को जबरदस्त लॉबिंग करनी होगी इसके सदस्य देशों के बीच। और इस लिहाज से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा अभी तक की सभी अमेरिका यात्राओं में सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए दिल्ली से अखिलेश सुमन। दिल्ली में डेंगू से 2 और लोगों ने दम तोड़ दिया है। इसके साथ ही मरने वालों की तादाद बढ़कर 25 हो गई है। वहीं देश के दूसरे इलाकों में डेंगू का कहर जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से नहीं घबराने की अपील की है। राजधानी दिल्ली में ही डेंगू के शिकार लोगों का आंकड़ा 4000 के करीब पहुंच गया है। दिल्ली समेत देश भर में ज्यादातर अस्पताल डेंगू पीड़ितों से भरे पड़े हैं। इस साल डेंगू ने ज्यादा खतरे के साथ दस्तक दी है। मरीजों की तादाद बढ़ने से अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक डेंगू से पीड़ित सिर्फ 1% मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है। नहीं 1% लोगों की जरूरत है जिनको कॉम्प्लिकेशन होता है। बाकी डेंगू के किसी मरीज को भर्ती होने की जरूरत नहीं है। 99% लोगों को भर्ती होने की जरूरत है ही नहीं। आंकड़ों पर गौर करें तो राजधानी दिल्ली में 2013 में सबसे ज्यादा 5500 मामले सामने आए थे, जबकि 2014 में 995 लोग डेंगू का शिकार हुए। इस साल सितंबर में ही मरीजों की तादाद 3791 से ज्यादा हो चुकी है। बाकी राज्यों की बात करें तो कर्नाटक में इस साल अब तक 3586 मामले सामने आए हैं। केरल में 2985 लोग डेंगू का शिकार हुए। तमिलनाडु में 2343 है। वहीं आंध्र प्रदेश में ये आंकड़ा 1633 और अरुणाचल प्रदेश में ये तादाद 1720 है। सरकार हालात से निपटने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। बिल्कुल बहुत अच्छा व्यवस्था है। मुझे आते ही 10-15 मिनट में मेरा चेकअप हो गया, सब कुछ हो गया। मैं कल भी आया था, वैसे तो कल आया था, मैं दवा लेके गया था। उसके बाद मैं शाम को आया था तो चेकअप नहीं हो पाया था, चेकअप आज हुआ। यहाँ पर समय पर उन्होंने मैम ने देखा है बच्चे को, मेरे को अब टेस्ट करने के लिए बोला है। सब चीज़ नॉर्मल है तो मेरे को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हूँ अपने बच्चे को दवाई के लिए। एम्स की एक लैब रिपोर्ट में टाइप 4 वायरस की पड़ताल की गई थी, जो कि आमतौर पर भारत में नहीं देखा जाता है। जानकारों ने आने वाले दिनों में डेंगू के और बढ़ने की आशंका जताई है। अनु दीवान के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और अब बाजार का हाल। शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट रही। सेंसेक्स 541 अंक गिरकर 26,000 अंक से नीचे बंद हुआ। 10 सितंबर के बाद सेंसेक्स का ये सबसे निचला स्तर है। निफ्टी में 165 अंक की गिरावट के साथ 7,900 अंकों से नीचे आ गया। इसमें निवेशकों के 1 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। ये गिरावट एशियाई विकास बैंक की उस रिपोर्ट के बाद हुई जिसमें विकास दर कम रहने की आशंका जाहिर की गई है। इससे निवेशकों की चिंताएं बढ़ गईं। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने से भी बाजार में निराशा रही। सऊदी अरब के मीना में इबादत के साथ हज की पाक रस्म शुरू हो गई है। हाजियों ने आज यहाँ खास इबादत की और दुआएं मांगी। सऊदी अरब प्रशासन ने हज यात्रियों के लिए मीना में खास इंतजाम किए हैं। दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे हाजियों ने मीना की घाटी में खास इबादत की। जायरीनों ने पवित्र कुरान की आयतें पढ़ी और दुआएं मांगी। सऊदी सरकार ने हाजियों की सुविधाओं के लिए खास इंतजाम किए हैं। मुस्तहदफ़ा من قبل التنظيمات والجماعات الإرهابية يعني وفي هذا العام 1436 يعني تعرضنا في أكثر من موقع لاعتداءات إرهابية। सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हाजियों की सुरक्षा के लिए 1 लाख सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। लोगों की मदद के लिए आतंकवाद विरोधी यूनिट, यातायात पुलिस और आपात सिविल डिफेंस कर्मियों को लगाया गया है। इसके अलावा सेना और नेशनल गार्ड के अतिरिक्त सैनिकों को भी तैनात किया गया है। الأساسية هنا في غرفة المراقبة التوازنية هي تغطية جميع المشاعر المقدسة بمواقع الكاميرات المنتشرة اللي 7000 كاميرا منتشرة على مستوى المشاعر المقدسة بما فيها الطيران العمودي. 5 दिनों तक चलने वाली इस खास इबादत की आखिरी रस्म शैतान को कंकड़ मारने की होगी। हज के लिए इस साल 30 लाख से ज्यादा हाजी सऊदी अरब पहुंचे हैं।
इसमें करीब 1.5 लाख भारतीय हज यात्री भी शामिल हैं। मक्का की मशहूर मस्जिद अल हरम में क्रेन हादसे के बाद सुरक्षा इंतजाम को और बढ़ा दिया गया है। इस हादसे में 107 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 11 भारतीय भी शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इसी के साथ हमें आप इजाजत दीजिए, लेकिन आपको छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और अहम खबरों के साथ। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1965 के भारत पाक युद्ध के 50 साल पूरे होने पर अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी सैनिकों के सम्मान में आज राष्ट्रपति भवन में चाय का आयोजन किया। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। सोमनाथ भारती पर उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। सरकार 30 सितंबर तक काले धन की जानकारी न देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। काले धन की घोषणा के लिए 90 दिन की समय सीमा 30 सितंबर को समाप्त हो रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस समय सीमा को बढ़ाने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अमेठी की अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश न होने की छूट दे दी है। केजरीवाल पर चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। नेपाल के नए संविधान के खिलाफ कई हिंदू संगठनों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। नेपाल में भी नए धर्मनिरपेक्ष संविधान के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया है। मुख्यमंत्री ने 2 पूर्व मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी है। अब मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की कैबिनेट में 16 मंत्री हो गए हैं। गुड़गांव में आज कार फ्री डे मनाया गया। इस मौके पर लोगों से अपील की गई कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें। पुलिस की ओर से भी इसे सफल बनाने के लिए कई इंतजाम किए गए थे। भारतीय हॉकी टीम अगले साल होने वाले रियो ओलंपिक की तैयारी के लिए न्यूजीलैंड के साथ 2 से 11 अक्टूबर तक 6 मैच खेलेगी। इस दौरे पर भारत न्यूजीलैंड की ए टीम के साथ 2 मैच और 4 मैच सीनियर टीम के साथ खेलेगी। श्रीलंकाई नौसेना ने 15 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। इन मछुआरों पर श्रीलंकाई सीमा में मछली पकड़ने का आरोप है। मछुआरों को कांके संथुरई बंदरगाह ले जाया गया है। पूर्वोत्तर नाइजीरिया सिटी के मैदुगुरी में बोको हराम के आतंकवादियों के सीरियल बम ब्लास्ट में करीब 85 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 90 लोग घायल हो गए हैं। नाइजीरिया के राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी के सत्ता में आने के बाद से वहां बोको हराम के हमले बढ़े हैं।